नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 17 मिनट राहुल गांधी की नींद उड़ाने वाले हैं। उन 17 मिनटों में भारत की नई पॉलिटिकल पिक्चर आज करोड़ों लोगों ने देखी। मोदी के सामने 3 शपथ हुई। फडणवीस मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम नहीं था। साल 2024 खत्म होने को आ गया। 2025 से चुनावों का एक नया सिलसिला शुरू होगा। इसमें दिल्ली, बिहार, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा, ये तमाम राज्यों के चुनाव आने वाले वक्त में होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाकर, मंच सजाकर आज एक शक्ति प्रदर्शन किया। समझिए, एक ऐसी तस्वीर बनी जिसमें बिहार के नीतीश कुमार और यूपी के योगी आदित्यनाथ साथ साथ बैठे, दक्षिण के चंद्रबाबू नायडू, उत्तर पूर्व के हेमंत बिश्व शर्मा साथ बैठे। 4 जून के बाद जो एक टेप बजा था, याद कीजिए, कि मोदी की ताकत कमजोर हो गई है, मोदी तो अब 2 बैसाखियों पर चलते हैं, मोदी अब 240 वाली सरकार चला रहे हैं, वो सारे टेप आज से बजने बंद। आज मोदी ने एक ऐसी ताकत दिखाई जिसके बाद चुनाव के परिणाम अचानक बदलने लगेंगे। मोदी की इस महाशक्ति की सीक्रेट रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा पावरफुल पंच, 2029 तक के लिए सज गया टीम मोदी का मंच। इस टीम के चेहरों पर गौर कीजिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के नए सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और अजीत पवार। ये मोदी की अनबीटेबल टीम है जो अब 2029 के लिए रेडी है। मोदी को महाशक्ति मिल गई है और इस महाशक्ति का लाइव टेलीकास्ट कैमरे पर हुआ है। 2024 के सबसे बड़े मंच पर मोदी की पावरफुल टीम की ग्रैंड एंट्री हुई है। और मोदी ने खुद इस टीम को फ्रंट से लीड किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह एक साथ, योगी, नीतीश, चंद्रबाबू नायडू एक साथ, शिवराज, गडकरी एक साथ, और सबको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ। मोदी को मिली इस महाशक्ति में सियासी दमखम भी है, मुंबई के सारे चैंपियंस भी हैं, इसमें शाहरुख खान भी है, मुकेश अंबानी भी हैं, अनिल अंबानी भी है, रणबीर कपूर भी है। ये 2024 का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और इस पावरफुल शो का एक मंच पर मोदी और मोदी की पूरी टीम का मैसेज सिर्फ एक है, और वो मैसेज है, एक है तो 2029 तक सेफ है। देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की एकनाथ, गंगूबाई, संभाजी, शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित, आशाताई, अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की। महाराष्ट्र में सीएम के तौर पर तीसरी बार फडणवीस की शपथ, शिंदे, अजीत पवार की डिप्टी सीएम वाली शपथ ने 2029 तक मोदी के सियासी पथ का रास्ता ऑल क्लियर कर दिया है। अब मोदी को अपने सियासी विरोधियों का कोई फेयर नहीं है। जिन्हें अभी भी शक है वो इन तस्वीरों को जरा गौर से देख ले। इस टीम में ऐसा क्या नहीं है, ऐसा कौन नहीं है। मोदी के साथ नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, शिंदे है, अजीत पवार है, हिमंता बिस्वा शर्मा है, विष्णुदेव साय से लेकर प्रमोद सावंत, भूपेंद्र पटेल, नायब सिंह, मोहन यादव, बीरेन सिंह, मोहन चरण मांझी, भजन लाल, मानिक साहा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, ये सब के सब नरेंद्र मोदी की टीम के विनर ही हैं। आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है महाराष्ट्र के लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मुख्य आतिथ्य में एक तरह से हमारी उनकी उपस्थिति अपने आप में पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली होती है। ऐसे में
आज हमारे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में पुनः श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ली। साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, मैं सभी को बधाई देता हूं। खासकर यहाँ के कार्यकर्ता, आम जनता, जिनने महाराष्ट्र पे एक बार फिर हमारी महायुति पे भरोसा किया है और विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय HM साहब, माननीय नड्डा जी, सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से महाराष्ट्र पुनः अपनी प्रगति की रफ्तार पर बढ़ेगा आगे। महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनी है, मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। इसमें आगे महाराष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। ये मोदी की वो फाइनल टीम है जो रिजल्ट की गारंटी देती है और अब मोदी की यही टीम 2029 तक के लिए रेडी हो चुकी है। इस टीम में सबसे पावरफुल रोल निभाने वाली तिकड़ी महाराष्ट्र से है, यानी देवेंद्र, शिंदे और अजीत पवार। महाराष्ट्र में महायुति की वापसी और इन तीनों की शपथ कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इसमें एक बड़ी मैसेजिंग है। देवेंद्र फडणवीस को सीएम की शपथ लेते देख मोदी का सीना चौड़ा हो गया और इसके पीछे की कई सारी वजह हैं। ये वही महाराष्ट्र है जहां बीजेपी साल 1980 से लेकर साल 2009 तक कभी नंबर 4 की पार्टी हुआ करती थी तो कभी नंबर 3 की पार्टी दिखा करती थी। ये वो राज्य था जहां बीजेपी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो पूर्ण बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। लेकिन 14 में मोदी के पीएम बनते ही महाराष्ट्र के वोटर्स ने भी 4 नंबर की पार्टी को 1 नंबर की पार्टी बना दिया। 14 में 122, 2019 में 105 और 2024 में 132 सीटों और करीब 90% की स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया। बहुत अच्छा लगा। एक तो मोदी साहब के आशीर्वाद मिले, पूरा भारतवर्ष, सब नेता, सब मुख्यमंत्री, सब इकट्ठा थे तो पूरे भारत का दर्शन मुंबई की जनता को हो गया, महाराष्ट्र की जनता को हो गया। सब लोग उल्लासित है, बहुत खुश है और महाराष्ट्र की प्रगति होनी ही होनी है और जरूर होगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार खूंटा गाड़ दिया। ये सब मोदी की वजह से ही हुआ, मोदी के कैडर की बदौलत ही हुआ। 4 जून के बाद मोदी के दुश्मनों ने नैरेटिव तो खूब बनाया, ये झूठ फैलाया कि मोदी की पार्टी तो हारने वाली पार्टी हो गई है, कुछ महीनों की मेहमान रह गई है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने सारे फॉल्स नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। नरेंद्र मोदी अब 2014 वाले फ्लेवर, 2014 वाले कलेवर में आ गए हैं। इसे भी महाराष्ट्र के आंकड़ों से समझिए। 2014 में बीजेपी 260 सीटों पर लड़ी, 47% की स्ट्राइक रेट से 122 सीटें जीत गई। 2024 में बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी, 89% की स्ट्राइक रेट से 132 सीटों तक पहुंच गई। महाराष्ट्र के इतिहास में जो मराठी में बोलते हैं स्वर्ण अक्षर से लिया जाएगा इतिहास है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित भाई के मार्गदर्शन में सबसे बड़ी जीत हमने हासिल की और आज उसी का नतीजा हमारे सबके नेता माननीय देवेंद्र जी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। ये सबसे बड़ा हर्ष और उल्लास का समय था। इसके चलते माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने उप मुख्यमंत्री के तौर पे या अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की अभी डबल इंजन सरकार और गति से काम करेगी, लोगों की जो अपेक्षा है वो पूर्ण करेगी। महाराष्ट्र की जनता ने जनमत मोदी के नाम दिया, राहुल के इंडी वालों के फैलाए झूठ को नजरअंदाज कर दिया। राहुल ने जो झूठ फैलाए, पब्लिक ने उसे तबाह कर दिया और अब राहुल के दूसरे साथियों को भी समझ में आ रहा है कि संविधान चिल्ला के, अडानी चिल्ला के राहुल मोदी को नहीं हरा सकते।
लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 2024 में मोदी की 63 सीटें कम आई, लेकिन 4 जून के नतीजे आने के 127 दिन बाद पहले हरियाणा और फिर 4 जून का रिजल्ट आने के 173 दिन बाद महाराष्ट्र के वोटर्स ने मोदी को सीटों का बोनस दे दिया। लोकसभा में मोदी की घटी 63 सीटों का हिसाब किताब बराबर कर दिया। यहाँ पर हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्ष का नेता रहा, लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा, तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। 4 जून से लेकर 5 दिसंबर तक राहुल ने जितने दांव लगाए, पब्लिक ने सारे दांव फेल कर दिए और नरेंद्र मोदी पर ही ट्रस्ट किया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल 5 दिसंबर की इस पावरफुल तस्वीर ने एक मैसेज तो क्लियर कर दिया, और वो मैसेज ये है कि अब इंडी वाले भी समझ चुके हैं आगे की राह मुश्किल है। देवेंद्र जी फडणवीस जी ने पहले भी अपना नेतृत्व सिद्ध किया है, इसीलिए उन्हें अभी महाराष्ट्र की धुरा वापस सौंपी गई है और हमें बहुत खुशी है सभी को कि हमारे नेता आज मुख्यमंत्री जी की शपथ लिए हैं और हमें उनसे जो उम्मीद है, मुझे ये भी विश्वास है कि वो पूरी होगी। 100% 5 साल अच्छे से सरकार चलेंगी। थोड़ी बहुत तो चलती है कि मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री उनका ये है, वो नेता है, वो समझ सकते हैं उनका क्या कहना है। तो मुझे तो लगता है कि 5 साल अच्छी तरह से सरकार चलेंगे और हमारे महाराष्ट्र का विकास होगा। और मोदी को देखते ही राहुल गांधी की नींद उड़ने वाली है। मोदी की अनबीटेबल टीम की ये तस्वीर दिखाती है कि प्रधानमंत्री छोटे मोटे झटकों के बाद कैसे अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी का कोर्स करेक्शन करते हैं। जो लोग कहते थे कि मोदी की सरकार तो 2 टांगों पर चल रही है, किसी भी वक्त गिर जाएगी, वो आज ये तस्वीरें देख ले। मोदी की सरकार इसी पावरफुल टीम के दम पर चल रही है और इसमें सबको पता है कि उनका लीडर कौन है। वो लीडर नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी का कुनबा हर बीतते दिन के साथ कैसे बड़ा होता जा रहा है, राहुल का कुनबा कैसे हर दिन बिखरता जा रहा है, इसे भी समझते हैं। जिस वक्त नरेंद्र मोदी मुंबई में देवेंद्र फडणवीस का राज तिलक कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली में राहुल गांधी पैदल चल रहे थे, संसद की गोल गोल परिक्रमा कर रहे थे, अडानी वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। वहाँ स्पीकर ने अलाउ नहीं किया। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, 2 नहीं है, 1 है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी संसद के बाहर कोरियोग्राफी कर रही थी। विपक्षी सांसदों को कहाँ झुंड लगाना है, कैसे राउंड राउंड चक्कर लगाना है, कैमरे पर आकर कौन सा पोस्टर दिखाना है, कौन सा नारा लगाना है, कैसे मोदी मोदी अडानी अडानी चिल्लाना है, सबकी स्क्रिप्टिंग खुद कर रही थी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी, अडानी, मोबाइल में तो लगा हुआ है। अडानी, 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 जेपीसी, जेपीसी। मोदी विरोधी गुट की हालत देखकर यही लग रहा है कि अब वो 2029 तक ऐसे ही शोर मचाएगा, सिर्फ माहौल बनाएगा, लेकिन फिर भी मोदी की टीम से जीत नहीं पाएगा। और ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए।
इस वक्त देश के 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। इन 21 राज्यों में से 14 राज्यों में अकेले बीजेपी की सरकार है, जबकि राहुल गांधी की पार्टी गिन करके 3 राज्यों में सरकार चला रही है। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना तक ही सीमित है। नक्शे से क्लियर है, मोदी लगातार अपना कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं, राहुल अपनी पार्टी का कुनबा घटाते जा रहे हैं। शोर मचाकर भी राहुल अपनी सीटें नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर मोदी अपनी टीम में जीत की आदत डाल रहे हैं। विपक्ष नहीं, पॉलिटिकल नौटंकीबाज जो अपने को एलओपी कहते हैं, अच्छा होता कि राम जन्म मंदिर का जो राम जन्मभूमि की मंदिर अयोध्या में है उसकी परिक्रमा कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। यहाँ जो पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं इससे बढ़िया राजघाट पर जाके बैठ जाते। अरे लोग जैकेट पहने, लोग इसी सदन पे उल्टा लटक जाएं, इसी दीवार पे चढ़ के भी उल्टा लटक जाएं, कोनो जगह बढ़िया पेड़ पे लटक जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र ऐतिहासिक हारे हैं, आने वाले समय हर जगह हारते जाएंगे। तो ये जो हार की पीड़ा है ये उसी का दर्द है। जैकेट पहन ले, सदन की खंबा पर लटक जाएं, कत्तो भी लटक जाएं। अब अरे नाचें, तांडव, मतलब हम तो चाह रहे हैं सब लोग नाचें यहाँ, लेकिन हारते जाएंगे। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद देश के 63% भूभाग पर बीजेपी का शासन है। 63% आबादी की सेवा मोदी कर रहे हैं। 68% ग्रामीण आबादी, 54% शहरी आबादी को मोदी रूल कर रहे हैं। देश के 40% से ज्यादा विधायक या तो बीजेपी के हैं या फिर एनडीए के हैं। देश के 54% सांसद एनडीए के हैं। और अब इसी टीम के दम पर मोदी 2029 तक का सियासी बैटिंग करने वाले हैं। राहुल को हर चुनाव में डिफीट देने वाले हैं। समंदर लौट आए हैं, फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। लग रहा था आपको समंदर वापस फिर आएगा और बड़ी तादाद में आएगा, पूरे प्रचंड बहुमत से आएगा। समंदर वापस आ गया है। देवेंद्र जी पुनः आले, वो वापस आ गए। महाराष्ट्र अब अगले लेवल पे ले जाना है और हम उनके साथ हैं। हमने देखा कि 5 साल में जब 2019 में धोखा हुआ, उनको भी बहुमत दिया गया था। 2019 का मैंडेट भी देवेंद्र के लिए था, लेकिन धोखा हुआ। फिर उनको कहा गया फड़तोस, और उन्होंने कहा मैं फड़तोस में काटतोस हूँ। संघर्ष को लेकर क्या कहेंगे और आपका साथ कैसे रहा? क्या कभी डिप्रेस हुए देवेंद्र जी? कब परेशान हुए? मुझे ये पता है कि आखिर सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। आज वो हुआ है जी। और सागर से लेकर, मतलब वर्षा से लेकर आप सागर तक गए, अब सागर से फिर वर्षा आएंगे। सफर को लेकर थोड़ा सा बताइए, कैसा संघर्ष है? आपकी साथ कितनी रही उसमें? नहीं, सागर वर्षा तो निवास स्थान है, ये तो छोटी बात है। सिर्फ लोगों के मन में रहना और हरदम रहना अपने कामों से, ये जरूरी है। और देवेंद्र जी चाहे बाहर थे सत्ता के, चाहे अंदर थे, वो हरदम लोगों के लिए काम करते रहे, इसका आनंद। आप बताइए कि उनका साथ आपने किस तरह से दिया? कभी वो बहुत लोकसभा के चुनाव है, कभी लग रहा था कि इतना बड़ी जीत मिल जाएगी, और आपने उनको साथ कैसे? क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है, और वो स्त्री इनकी सफलता के पीछे आपका हाथ जरूर है। मैं यही बोलूंगी, आज बहुत खुशी का दिन है और मुझे यकीन था कि जिस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ, वो फिर से सही मार्ग से फिर से आगे आएंगे। वो उन्होंने किया और हम उनके साथ हैं। मोदी की पार्टी इस वक्त 14 राज्यों में सत्ता में है। महाराष्ट्र में भले ही एनडीए की सरकार बनी हो, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बना है, इसलिए वजन मोदी का ही ज्यादा है। और मोदी अब अपनी इसी टीम के दम पर आगे के सारे चुनाव लड़ेंगे। मोदी के लिए दिल्ली दूर नहीं है। 2025 में अब मोदी की टीम दिल्ली में जीत के लिए ऑल आउट जाएगी। 2025 में ही बिहार का चुनाव है और यहाँ मोदी के संग नीतीश कुमार है। 2026 में असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरल में चुनाव है। 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव हैं। 2028 में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव है। और इसके बाद 2029 में एक बार फिर लोकसभा के चुनाव हैं।
पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र ने मोदी को जीत का एक ऐसा मोमेंटम दे दिया है जिसके दम पर मोदी आगे आने वाले सारे चुनाव लड़ेंगे और अपनी इसी अनबीटेबल टीम के दम पर लड़ेंगे। लेकिन इस टीम को तोड़ने की साजिशें अभी से शुरू हो गई हैं। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। उसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। प्रबल बहुमत के साथ आए थे तो कुछ तो है खींचतान, कुछ तो अंदरूनी लड़ाई थी जिसे शांत करने में 11 दिन लग गया देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा में। जब शुरुआत ऐसी तो अंत भी ऐसा ही होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अभी तो कौन मलाईदार डिपार्टमेंट, पावर वाले डिपार्टमेंट, होम जैसे है, नगर विकास जैसे है, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब किसके पास जाए, खींचतान जारी है। कब आया था चुनाव के नतीजे, कब आए थे? 23 को। आज तारीख कौन सी है? 5। इतनी लंबी अवधि बहुत सारी कहानियां कहती हैं। खैर, फडणवीस साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नाना करते करते आखिरकार शपथ लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन शिंदे की शपथ वाली इन तस्वीरों को देखकर, मोदी की एकनाथ शिंदे की हाथ थपथपाती वाली इन तस्वीरों को देखकर मोदी विरोधी खेमा आग बबूला हो गया है और अभी से बखेड़ा शुरू कर चुका है। कोई कह रहा है कि शिंदे का करियर फिनिश हो गया, कोई कह रहा है मोदी की टीम में गड़बड़ है। ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था, 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है, करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है, कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। ये इंडिया अलायंस का वही खेबा है जो 4 जून के बाद मोदी की सियासी पारी पर विराम लगा रहा था। राहुल और उनकी टीम नॉन स्टॉप डफली बजा रही थी कि मोदी को झटका लग गया। विरोधियों को लगा मोदी हार जाएंगे, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां लोकसभा चुनाव में मोदी को नुकसान हुआ, जहां इंडिया अलायंस नंबर 1 हो गया, वहां मोदी ने विधानसभा चुनाव में जबरदस्त रिकवर किया और अपनी विनिंग टीम के दम पर दोनों राज्यों में पूरे विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया और लगे हाथों राहुल गांधी से उनका मोमेंटम भी छीन लिया। देखिए, बहुत शानदार, दिमागदार ये यहाँ का आज का फंक्शन हुआ है। देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ मौजूद है और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तीनों नेताओं ने शपथ ग्रहण करने के बाद महाराष्ट्र अब चल पड़ा है विकास की ओर। एक स्पष्ट बहुमत, तीनों मिलकर 200 से भी ज्यादा जब विधायक चुन के आते हैं तो गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन में गति आती है, फैसले जल्दी होते हैं, सरकार स्टेबल एक सरकार यहाँ पर राज्य को मिली है। हिंदुस्तान के 2 बड़े राज्य, एक 80 सीटों वाला यूपी और दूसरा 48 सीटों वाला महाराष्ट्र। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ। मोदी से पहले यूपी में बीजेपी नंबर 4 की पार्टी हो चुकी थी। महाराष्ट्र में बीजेपी कभी यह सोच ही नहीं सकती थी कि अपने दम पर हम कभी अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे।
महाराष्ट्र में ऐसा अब 2 बार हो चुका है। 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने इस बार 132 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। हिंदुस्तान में इस वक्त दरअसल हिंदुत्व की हवा चल रही है। हिंदुत्व को 2 ऐसे मुख्यमंत्री मिल गए हैं जो भगवा ध्वजवाहक हैं, जो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं के मंत्र का जाप करते हैं। इनमें एक हैं योगी आदित्यनाथ, दूसरे देवेंद्र फडणवीस। देवा भाव के तीसरे शासन का आगाज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र से अब हिंदुत्व की लहर कितनी तेज चलने वाली है। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की देश पे हिंदुत्व को कमजोर करने वाली शक्तियों पर जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। बीजेपी के पास अब हिंदू वोट के 2 रिमोट हैं, पश्चिम में देवेंद्र फडणवीस और उत्तर में योगी आदित्यनाथ। दोनों बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी अब 2029 से पहले हिंदुत्व की धार को और तेज करेगी। उसे उत्तर और पश्चिम के 2 बड़े राज्यों में हिंदुत्व के 2 फायर ब्रांड सीएम मिल चुके हैं। देवा भाऊ जब तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे तो योगी खुद वहां मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने शपथ से पहले मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर जाकर गणपति भगवान का आशीर्वाद लिया। उन्होंने पूरे हिंदू विधि विधान से पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि सिद्धिविनायक का आशीर्वाद लेकर जो काम शुरू किया जाता है वो जरूर पूरा होता है। पूरे 5 साल के दौरान देवेंद्र फडणवीस जो हमेशा से विकास के लिए जाने जाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के तौर पे जो है उनकी पहचान थी, इंफ्रा मैन के तौर पे पहचान थी, लेकिन इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। और अब जब उनके जीवन का इतना अहम प्रसंग है तब वो बापा के दर्शनों के साथ इस नए पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। बप्पा का आशीर्वाद लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुंबा देवी मंदिर गए। वहां मत्था टेक कर माता का आशीर्वाद लिया। गणपति और माता का आशीर्वाद लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने गौ पूजन किया। उनके बंगले में 2 गायों को सजाकर लाया गया। देवा भाऊ ने तिलक लगाया और आरती कर गौ माता का आशीर्वाद लिया। देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांचा। देवा भाऊ की सरकार अब हिंदुत्व की उसी हार्ड लाइन पर चलेगी जो आरएसएस की लाइन है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए अब कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे। देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व की हार्ड लाइन पर चलते हुए हिंदुओं को जातियों में नहीं बिखरने देंगे। वोट जिहाद का फतवा जारी करने वालों और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बांग्लादेशियों को वोट बैंक बनाने वालों को एक्सपोज करेंगे। देवेंद्र फडणवीस का बतौर मुख्यमंत्री तीसरा टर्म पिछले दोनों टर्म से अलग होगा। समंदर वापस आ गया है, देवेंद्र जी पुनः आले हैं, वो वापस आ गए हैं। महाराष्ट्र अब अगले लेवल पे ले जाना है और हम उनके साथ हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? क्या डिसीजन लेना चाहिए? लाडली बहनों ने आपने भी प्रचार किया और काफी उनको समर्थन दिया है। नहीं, बहुत कुछ करने को, चाहे अच्छी अच्छी योजनाएं हो, चाहे हर सिटी का इंफ्रा डेवलपमेंट हो, किसानों के लिए काम करना हो, नई अलग अलग टेक्नोलॉजीज लाना हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो, ऐसे बहुत कुछ है और वो उसमें तत्पर रहेंगे। जी, हमने देखा कि 5 साल में जब 2019 में धोखा हुआ, उनको भी बहुमत दिया गया था। 2019 का मैंडेट भी देवेंद्र के लिए था, लेकिन धोखा हुआ। फिर उनको कहा गया फड़तोस और उन्होंने कहा मैं फड़तोस में काटतोस हूँ। संघर्ष को लेकर क्या कहेंगे और आपका साथ कैसे रहा? क्या कभी डिप्रेस हुए देवेंद्र जी? कब परेशान हुए? मुझे ये पता है कि आखिर सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। आज वो हुआ है।
जी। और सागर से लेकर मतलब वर्षा से लेकर आप सागर तक गए, अब सागर से फिर वर्षा आएंगे, सफर को लेकर थोड़ा सा बताइए, कैसा संघर्ष आपके साथ कितनी रही उसमें? सागर वर्षा तो निवास स्थान है, ये तो छोटी बात है। सिर्फ लोगों के मन में रहना और हरदम रहना अपने कामों से, ये जरूरी है। और देवेंद्र जी चाहे बाहर थे सत्ता के, चाहे अंदर थे, वो हरदम लोगों के लिए काम करते रहे, इसका आनंद। देवा भाव की सरकार हिंदुत्व के रास्ते आगे बढ़ेगी, ये संदेश पूरे देश में पहुंचे, इसके लिए शपथ वाले मंच के बगल में साधु संतों के बैठने के लिए अलग से मंच बनाया गया। देश भर से करीब 400 साधु संतों को न्योता दिया गया। हिंदू संतों के अलावा जैन, बौद्ध, सिख संतों को भी बुलाया गया। हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने वाले बाबा बागेश्वर भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। मुंबई के आजाद मैदान पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े तीर्थ अयोध्या में थे। गौ माता की, सरयू माता की, जय जय सीताराम। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को फिर बांग्लादेश की पिक्चर समझाई और 500 साल पहले अयोध्या संभल में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये भी बताया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। योगी किसके डीएनए की बात कर रहे हैं? हिंदुओं को किससे सावधान कर रहे हैं? योगी उन लोगों से सावधान कर रहे हैं जो राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या अभी तक नहीं गए, लेकिन संभल में जिन लोगों ने दंगों की साजिश रची, उनसे मिलने को बेताब है। सिर्फ धर्म विशेष के वोट के लिए पत्थरबाजों और कट्टरपंथियों को रोज हवा दे रहे हैं। योगी बता रहे हैं, अगर हिंदू बटे तो ऐसे लोग सत्ता में आएंगे और फिर वही होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना उन्हीं पर था। भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विदेश को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी अयोध्या में रामायण मेला करा रहे हैं, राम के रास्ते हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी उसी वक्त पत्थरबाजों को जोड़ रहे हैं। राम के रास्ते योगी देश को एक, नेक और सेफ करने के मार्ग पर चल रहे हैं। पत्थरबाजों को चेक बांटने वाले और उनकी पैरवी करने वाले देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, याद करिए।
राम मंदिर बनने के बाद यूपी में लोकसभा चुनाव हो गए, उपचुनाव हो गए, लेकिन अखिलेश यादव को अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी को अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन संभल जाने का जो उतावलापन है, उसके पीछे क्या है? ये योगी 34 साल पुराने नारे से समझा रहे हैं, जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान खूब लगाया गया था। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल केस में दिल्ली से लखनऊ तक आसमान सिर पर उठाए हुए है। उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ और संभल का पुलिस प्रशासन है। जियाउर रहमान बर्ग पर कई केस दर्ज होने के बाद अब अखिलेश यादव ने संभल करने के लिए कैराना की सांसद इकरा हसन को आगे किया है। योगी आदित्यनाथ जो है वो बाबर से तुलना कर रहे हैं। जो संभल में हो रहा है वो कह रहे हैं बांग्लादेश, और संभल में जो हो रहा है ये जो डीएनए है बाबर का, ये 500 साल पहले भी यही होता था, अभी भी यही 500 साल पहले देखिए राजशाही शासन था, अब लोकतंत्र है हमारे देश में, कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। और ये जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करके वो टिप्पणी कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और लगातार ऐसी ही बातें वो हमेशा करते आए हैं, जहाँ की उन्हें ध्यान ये देना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसी हिंसा कैसे भड़की संभल में, क्यों प्रशासन उसे रोकने में कामयाब नहीं रहा, और क्यों प्रशासन वहां पर ऐसे लोगों को सर्वे के लिए साथ ले गए जिन्होंने वहां पर भड़काऊ नारे लगाए, जिससे सारा माहौल बिगड़ा। तो सबसे पहले कार्रवाई की अगर जरूरत है तो प्रशासन के ऊपर है। इकरा हसन से अखिलेश कहलवा रहे हैं कि 500 साल पहले संभल में जो हुआ उसे हिंदू भूल जाएं, भगवान विष्णु का अपमान भूल जाएं, अयोध्या में भगवान राम का अपमान भूल जाएं, मथुरा में भगवान कृष्ण का अपमान भूल जाएं, काशी में महादेव का अपमान भूल जाए। योगी बांग्लादेश की बात ना करे, योगी पत्थरबाजों को जेल ना भेजे। ये मुस्लिम इकोसिस्टम है जिसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी हिंदुओं को जाति में तोड़कर और मुसलमानों का वोट एक मुश्त लेने के लिए होड़ कर रहे हैं। बाबर के कब से फॉलोवर हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बातें करके इसको कहते हैं समाज को तोड़ने का काम वो कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अफसोसनाक है, दुखद है, एक मुख्यमंत्री होकर, एक संवैधानिक पद पर रह के कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। योगी राज में पुलिस जब पत्थरबाजों का इलाज करती है, यही मुस्लिम और लेफ्ट इकोसिस्टम हाय तौबा मचाने लगता है। पुलिस एक्शन होता है तो उन्हें मिर्ची लगती है। योगी ने राम मनोहर लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया। योगी ने कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी परिवारवाद को नहीं बढ़ाया, अपराधी गुंडों से उनका कोई सरोकार नहीं रहा, दंगाइयों को पुरस्कार देने वालों से कोई मतलब नहीं रहा। लोहिया कभी मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन भगवान राम, कृष्ण और शिव उनके विचारों में बसते थे।